हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि हम कल वाले लेक्चर में देखे थे, इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रोडक्शन पढ़े थे। वहाँ पे कल से हम लोग स्टार्ट कर लिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो आज हम चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है, तो जैसे चार्ज को किस तरह से ऐड करते हैं, चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल वगैरह कर लेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हेडिंग लगाइएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना, आवेश का गुण। आवेश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आवेश का गुण क्या क्या होता है, तो पहला नंबर है कि आवेश को हम बीजीय विधि से जोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, आवेश को बीजीय मतलब हुआ अलजेब्रिक, है ना। अलजेब्रा आप पढ़े होंगे छठा सतवां क्लास में, अलजेब्रा पढ़ा जाता है ना। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इतना, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू इतना, तो एक्स का मान क्या होगा, वाई का मान क्या होगा, तो वही अलजेब्रा, ABCD वाला जोड़ घटाओ। ठीक है, तो आवेश को कैसे जोड़ते हैं, बीजीय। अलजेब्रा में क्या होगा कि प्लस और माइनस दोनों होगा। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है बच्चा। तो बीजीय, अलजेब्रिक, ठीक है, विधि से जोड़ा जाता है। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या हो गया इसका कि आवेश को हम कैसे जोड़ते हैं, बीजीय विधि से जोड़ते हैं। बीजीय विधि का मतलब क्या हुआ कि जब भी आवेश की जोड़ घटाव की बात होगी, जैसे कि एक बॉडी पे कुछ भी आवेश है ना, 1 2 10 15 20 कुछ भी एक्स वाई जेड, दूसरे पर कुछ भी आवेश है, जब दोनों बॉडी को हम आपस में संपर्क में लेके आएंगे तो टोटल चार्ज कितना होने वाला है, तो इसका जोड़ घटाव हम कौन से विधि से करते हैं, बीजीय विधि से। बीजीय विधि का मतलब क्या है, इसको जरा फील करते हैं। तो जैसे सपोज मान लो कि कोई ऐसा सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम में चार्जेस रखे हुए हैं। जैसे यहां पे मान लो +2 कूलॉम रखा हुआ है। ठीक है, यहां पे देखते हैं -1 कूलॉम रखा हुआ है, कहीं पे देख रहे हैं +10 कूलॉम है, यहां देख रहे हैं -7 कूलॉम है। ठीक है, अब हमसे कोई पूछ लिया कि बताइए इस पूरे सिस्टम में टोटल चार्जेस कितना है, टोटल चार्ज कितना है। ठीक है, या फिर नेट चार्ज क्या होने वाला है। एक क्या है, गोला है, कुछ भी एक बर्तन है, इसमें हम क्या किए, यहाँ पे 2 कूलॉम को फिक्स किए, यहाँ पे 7 कूलॉम को, यहाँ पे -1 कूलॉम को, और यहाँ पे +10 कूलॉम को। हमसे क्या पूछा गया कि बताइए इस बर्तन के अंदर टोटल चार्ज कितना रखा हुआ है। हम पकड़ लेंगे इस नियम को, क्या कह रहा है, आवेश को कैसे जोड़ना है, बीजीय विधि से जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं। जोड़ने का तरीका क्या होगा, बीजीय विधि का मतलब क्या है कि जो माइनस में है उसको माइनस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10 2 12 और 12 और 8 20 कूलॉम, अगर किसी का आंसर आ रहा होगा 20 कूलॉम तो गलत है, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, तो जोड़ेंगे कैसे इसको, तो देखो इस तरह जोड़ेंगे, +2 है +2, उसके बाद -7 है -7 कर देंगे, -1 +10, तो कितना हो जाएगा, 10 और 2 12, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4। ठीक है, यानी कि टोटल जो चार्ज आएगा वो चार्ज कितना आएगा, 4 कूलॉम। इस सिस्टम में कितना चार्ज रखा हुआ है, 4 कूलॉम चार्ज है। ठीक है, इस तरह से मान लो कोई दूसरा सिस्टम है, इस तरह से यहां है 4 कूलॉम, यहां पे है 10 कूलॉम, और यहां पे है -3 कूलॉम। तो बताइए इस पूरे सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, जल्दी बोलो, आंसर कमेंट करना। देखो पिछले कल वाले वीडियो में भी हम कहीं पे क्वेश्चन पूछे थे और हम बोले थे आंसर कमेंट करने के लिए, आप लोग कमेंट नहीं किए यार, तो आंसर कमेंट जरूर करना। ठीक है, जैसे मान लो कि इस सिस्टम में यहाँ पे 10 कूलॉम चार्ज है, यहाँ पे 4 कूलॉम है, और यहाँ पे कितना है, -3 कूलॉम। तो बताइए टोटल चार्जेस कितना होगा। यहाँ पे सिंपल है ना, जो प्लस है उसको प्लस रखेंगे, जो माइनस है उसको माइनस में लिखेंगे। तो 10 + 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3, तो कितना हो जाएगा, 10 और 4 14, 14 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 11। ठीक है, यानी टोटल चार्जेस कितना है, 11 कूलॉम। इस सिस्टम में कितना चार्ज है, 11 कूलॉम। इस सिस्टम में कितना चार्ज है, 4 कूलॉम। तो ये जो जोड़ने का मेथड है, इसी मेथड को कहते हैं बीजीय विधि, और आवेश को हम इसी प्रकार से जोड़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा।
आवेश को कैसे जोड़ा जाता है? बीजीय विधि से। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज पे। चलिए तो अब दूसरे प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है? आवेश का संरक्षण। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है? आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, है ना। जैसे हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़े ना, एनर्जी कंजर्व होता है, ठीक है, वैसे चार्जेस भी क्या है? कंजर्व है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? संरक्षण का मतलब क्या हुआ कि जिसको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। केवल हम क्या कर सकते हैं? तो एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं कंजर्व। जैसे ऊर्जा, एनर्जी क्या है? कंजर्व होता है ना। ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर करते हैं। उसी तरह से आवेश भी है। आवेश क्या है? संरक्षित है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। जैसे कल देख रहे थे ना कि हम लोग घर्षण जब करते हैं इस तरह से, तो इसके पास चार्ज आ जाती है। कहां से आया? इसका इलेक्ट्रॉन खींच के लेके चले आया होगा, या फिर अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके चला आया। तो इलेक्ट्रॉन को हम या तो किसी को दे रहे हैं या तो किसी से ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हम पैदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बस ट्रांसफर कर सकते हैं एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। उसी चीज को क्या कहते हैं? संरक्षण। यानी कि आवेश को, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इससे हमेशा क्या करते हैं हम? एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि मान लो कंघी अगर हम बाल में लगाए, बाल में लगा रहे कंघी, घर्षण किए, उसके बाद कहीं पर भी हम छोटे छोटे टुकड़े के पास, कागज के पास लग गए, आकर्षित करने लगा, कंघी के पास चार्ज आ गया। चार्ज कहाँ से आया? तो कहीं ना कहीं जब कंघी को बाल में रगड़ते हैं तो या तो कंघी अपना इलेक्ट्रॉन बाल को दे दिया, है ना, या फिर बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन खींच के लेके चले आया। तो इलेक्ट्रॉन का केवल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा, ठीक है। और यही चीज को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर की ही घटना क्या कहलाती है? संरक्षण। यानी कि ना तो हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, केवल हम ट्रांसफर करते हैं। आवेश यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी में एक कंसेप्ट और है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड निकाय सिस्टम क्या होता है? यानी कि पृथक, किसी आइसोलेटेड सिस्टम ठीक है, हिंदी अगर इसका समझेंगे तो पृथक निकाय, आइसोलेट। जैसे अभी देखो कोरोना काल में बड़ा ये फेमस वर्ड हुआ था, आइसोलेशन में चला गया है ना, आइसोलेशन वार्ड में रख दिए, आइसोलेट कर दिए। तो आइसोलेट का मतलब होता है कि अलग कर लेना, खुद को अलग कर लेना, बोलते आइसोलेट हो गए हम। तो आइसोलेट का मतलब क्या हुआ? कि खुद को हम अलग कर लिए। तो वैसे आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि वो एकदम अलग है, उसमें कोई ना कोई मतलब दूसरे कोई सिस्टम का कोई कनेक्शन नहीं है। तो वैसी कोई आइसोलेटेड सिस्टम है यानी पृथक निकाय है, तो उसका आवेश जो है वो संरक्षित होता है, ठीक है। कैसे संरक्षित होता है इस चीज को समझेंगे। जैसे मान लो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें चार्ज था 2 कूलम, यहां पे चार्ज है 1 कूलम, यहां पे चार्ज है -1 कूलम, ठीक है, और यहां पे चार्ज है 4 कूलम। ये एक सिस्टम है, इसमें इतना चार्ज था। अब क्या किए? इस पूरे सिस्टम को पूरा हिला दिए, डुला दिए, जैसे तैसे कर दिए, ठीक है, पूरा चार्ज इधर उधर पूरा मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद अब देखे सिस्टम में, तो कहीं पे हमको दिखा 1 कूलम चार्ज, कहीं पे हमको दिखा 2 कूलम चार्ज, ठीक है, यहां पे दिख रहा है हमको 3 कूलम चार्ज, और एक जगह पे है Q कूलम। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इस Q कूलम का मान क्या होगा, तो हम लोग क्या सीखे हैं? कंसेप्ट क्या सीखे हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, और ये सिस्टम मान लो क्या है? आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ? कि इसको हम कोई दूसरे कंडक्टर से नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई दूसरे ऐसे सिस्टम से नहीं जोड़ रहे हैं जिसके पास चार्ज है। मतलब ये अकेला है, एक बर्तन है जिसमें इतना चार्ज रखा हुआ है, इस बर्तन को कोई दूसरे बर्तन से हम कोई कनेक्ट नहीं किए,
ठीक है। इसी का चार्ज को हिलाए डुलाए बर्तन को खूब एकदम, ठीक है, सब के सब चार्ज मिक्स हो गया। फिर जब सब अलग हुआ तो हमको ऐसा दिखने लगा, कहीं पे 1 कूलम था, एक जगह पे 2 कूलम, एक जगह पे 3 कूलम, एक जगह पे Q कूलम। अब हमसे पूछा गया कि Q कूलम का मान बताइए, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग क्या सीखे कि आइसोलेटेड सिस्टम का आवेश जो है वो क्या होता है, संरक्षित होता है। मतलब जितना आवेश यहाँ पे है क्या उतना ही आवेश यहाँ पे होगा। संरक्षित का मतलब क्या हुआ कि हम आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो क्या इसका आवेश को नष्ट कर सकते हैं हम? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जितना चार्ज इसके पास है उतना ही चार्ज इसके पास भी होना चाहिए। तो देखते हैं इसके पास कितना चार्ज है। तो 2 और 1 3, 4 3 7, 7 में से 1 जाएगा 6, यानी इसके पास कितना कूलम है, 6 कूलम। इसके पास देखते हैं 3 2 5 और 1 6, ठीक है, 6 कूलम प्लस Q। तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो Q का वैल्यू अगर निकालेंगे तो इस तरह से 6 कूलम इज इक्वल टू 6 कूलम प्लस Q, देयरफॉर Q इज इक्वल टू 0, यानी Q का मान कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे Q है ही नहीं था, हम तो ऐसी जबरदस्ती डाल दिए। ठीक है, यहाँ से अगर देखेंगे तो Q का कोई काम ही नहीं है। 6 कूलम इधर भी है, 6 कूलम इधर भी है, बढ़ा तो सकते नहीं है ना ही घटा सकते हैं। तो जितना पहले से चार्ज है उतना बाद में भी चार्ज होगा। यही चीज क्या कहलाती है? आवेश का संरक्षण कहलाती है। क्लियर है? लिख लीजिए इसको। अब आते हैं तीसरे प्रॉपर्टीज पे। पहला प्रॉपर्टीज क्या सीखे हम कि आवेश को बीजीय विधि से जोड़ते हैं, बीजगणितीय विधि से जोड़ते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या सीखे हम कि आवेश का संरक्षण है ना, आवेश संरक्षित होता है। आवेश को ना तो हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरा प्रॉपर्टीज पे। तो तीसरा प्रॉपर्टीज इसका क्या है? ठीक है, तो तीसरा प्रॉपर्टीज का नाम है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ना। पहली बार नाम सुन रहे हैं इसका, क्वांटाइजेशन। ठीक है, देखो क्वांटा का मतलब होता है, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, है ना। जैसे हम लोग आगे देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स में कि प्रकाश जो है छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में बाहर निकलती है, उस पैकेट्स का नाम क्वांटा या फिर फोटोन रखा गया। तो वैसे यहाँ पे क्वांटा है, क्वांटा का मतलब क्या होता है? पैकेट, यानी कि फिक्स अमाउंट में कोई भी चीज जो हो फिक्स अमाउंट में हो। ठीक है, जो चीज फिक्स अमाउंट में होता है उसको हम एक पैकेट कहते हैं। जैसे हम कुछ भी खरीदने गए, मान लो कि एक सुंदर कन्या, आलिया भट्ट टाइप की एक सुंदर कन्या, और गई वो एक कॉस्मेटिक दुकान में। ठीक है, दुकान में जाने के बाद बोली भैया जी एक लिपस्टिक चाहिए हमको, है ना। तो भैया जी भी निकाल करके दे दिए लिपस्टिक ला करके। पूछी कि मतलब वो कितना दाम है इसका? दुकानदार बोला इसका दाम 100 रुपया है। ठीक है, बट उस लड़की के पास, जो सुंदर कन्या थी, उसके पास 100 रुपया था नहीं, उसके पास था 50 रुपया। वो बोले कि भैया 50 रुपया मेरे पास है, एक काम करो 50 का ही दे दो, है ना। तो दुकानदार हंसने लगा, बोला 50 के कैसे दे दे मैडम, 100 का चीज़ है तो 100 में ही मिलेगा। क्यों 100 में मिलेगा? क्योंकि जो वो खरीदना चाह रही थी, लिपस्टिक खरीदना चाह रही थी, तो वो क्या होता है, फिक्स अमाउंट में आता है ना कहीं 100 रुपये का है तो 100 रुपये में मिलेगा, 20 का है तो 20 में ही मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह से जो चीज़ फिक्स अमाउंट में, जैसे मान लो चीनी है, ठीक है, तो चीनी खुला मिलता है, 10 का ले लो, 5 का ले लो, मिल जाएगा। तो ऐसे कई सारे चीज़ है जो फिक्स अमाउंट में कंपनी की तरफ से आती है। तो उसी तरह से आवेश जो है, चार्ज जो है, वो भी क्वांटमीकृत है, यानी क्वांटाइज होता है। फिक्स अमाउंट में हम ऐसी किसी को चार्ज नहीं दे सकते हैं, जो मर्जी वो नहीं दे सकते ना। जैसे दुकानदार ऐसे जितना के मांग रही है उतना का लिपस्टिक या फिर नेल पॉलिश नहीं दे सकता। ठीक है, तो जैसे हम लोग वहां पे जो चीज फिक्स अमाउंट में है उसको फिक्स अमाउंट में ही बांटते हैं, उसी तरह से चार्ज का भी लेन देन जो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, वो ऐसे नहीं हो जाएगा। इसके पीछे भी एक पैकेट्स है, मतलब इसका भी एक फिक्स अमाउंट बना चुके हैं हम लोग, और उसी फिक्स अमाउंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, वो फिक्स अमाउंट क्या होता है? तो जैसे हम किसी भी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं तो हम उसको क्या दे सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमसे मांगे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं दे सकते हैं,
क्योंकि वो 0.5 इलेक्ट्रॉन यानी आधा इलेक्ट्रॉन बना ही नहीं, तो हम कैसे देंगे। तो उसी को हम कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण, यानी कि आवेश को हमेशा निश्चित भाग यानी कि फिक्स अमाउंट में बांटा जाता है या फिर दिया जाता है। ठीक है, बांटा या दिया जाता है, यही घटना क्या कहलाती है, यही घटना क्वांटमीकरण कहलाती है। ठीक है, अब ये निश्चित भाग क्या है भाई, बांटने का तरीका क्या है हमारे पास। तो जैसे हम कोई भी चीज को खरीदते हैं तो एक छोटा अमाउंट हमको मिलता है कि ये छोटा अमाउंट है, इसी के आधार पे बड़ा है ना। जैसे मान लो कि 1 kg, तो फिर हम लोग 100 kg खरीद लेते हैं, तो 1 kg कहीं ना कहीं उसका छोटा अमाउंट है। तो उसी तरह से आवेश का सबसे जो छोटा अमाउंट है वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो जब भी हम किसी भी वस्तु में आवेश देते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में देते हैं। पूर्ण गुणज का मतलब हुआ कि या तो हम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं यानी पूर्णांक संख्या के गुणनफल में देते हैं। ठीक है, यानी किसी को हम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम किसी को भी दे सकते हैं। माइनस यानी किसी से हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, बिल्कुल, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन कोई अगर हमसे पूछे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको, नहीं दे सकते भाई, मेरे पास है ही ना 0.5 इलेक्ट्रॉन, कहाँ से ला के देंगे। कोई हमसे पूछ ले कि 2.5 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको, नहीं दे सकते हैं। 2.3 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको, नहीं दे सकते हैं। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन को देंगे तो पूर्णांक गुणज है ना, इंटीजर मल्टीपल में देते हैं हम। इंटीजर मल्टीपल, इंटीजर नंबर आप समझ पा रहे हैं ना, गिनती की संख्या, ये क्या है, इंटीजर नंबर है जिसमें हम लोग 0 को भी शामिल कर ले। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 100 ऐसे करके बांट सकते हैं। लेकिन कभी भी हम पॉइंट में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, पॉइंट वाला, डेसिमल वाला में हम नहीं बांट सकते हैं। अब देखो, इसमें दे सकते हैं, इसमें दे सकते हैं, तो क्यों ना हम ये दोनों को मिला करके एक ऐसा कुछ फॉर्मूला टाइप का तैयार कर ले जिससे कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो हम बना सकते हैं। तो इसके लिए कि इस तरह से हम लोग एक फॉर्मूला बनाया कि Q है ना, Q क्या है, चार्ज, कि किसी को हम इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उस पर चार्ज आ जाएगा। तो Q किस तरह से होगा, तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहां N क्या है, इंटीजर नंबर है। ठीक है, N क्या है, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, n पूर्णांक संख्या। ठीक है, या फिर हम n का दूसरा नाम अगर देखें तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या। n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो n का वैल्यू 0 हो सकता है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डॉट डॉट इसी तरह से चलते जाएगा। तो n क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या। E क्या होता है भाई, तो E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, कल वाले क्लास में बताए थे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। लिख देते हैं फिर से, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। Q क्या है, वस्तु पर आवेश। जिस वस्तु को हम इलेक्ट्रॉन देंगे या जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन लेंगे, उस वस्तु पे जो आवेश आएगा उसको किससे डिनोट करेंगे हम, Q से। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, क्योंकि चार्ज प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। कल ही सीखे थे आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, धन आवेश और ऋण आवेश। तो यहां से हमको एक फॉर्मूला मिल गया, Q बराबर प्लस माइनस NE। और यही चीज को हम क्या कहते हैं, आवेश को हम हमेशा एक निश्चित भाग में बांटते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में देते हैं। यही घटना क्या कहलाती है, क्वांटमीकरण कहलाती है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए लिख लिए हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो क्या आया मेरे पास, एक फॉर्मूला आया है, Q बराबर प्लस माइनस NE। Q क्या है, यहां पे फिर से लिख देते हैं,
आवेश, n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑन हिंदी लिखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिक सवाल, इससे ज्यादा भारी क्या पूछेगा। क्वेश्चन देखो ऐसे हो सकता है कि यदि किसी वस्तु से 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, दे तो सकते नहीं, हमेशा लेने, निकाल लिया जाए, तब उस वस्तु पर आवेश की मात्रा या आवेश का परिमाण एवं प्रकृति बताइए। ठीक है, क्या किया हम, एक वस्तु था मेरे घर पे रखा हुआ और उससे क्या किया, 100 इलेक्ट्रॉन हम निकाल लिए। ठीक है, तो जैसे ही हम 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो उस वस्तु पर कितना आवेश आ गया, चार्ज कितना आया, इस पे चार्ज हुआ है नहीं हुआ है। अगर चार्ज आया है तो कौन सा चार्ज आया, प्लस आया कि माइनस आया, इस चीज को फाइंड करना। ठीक है, तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि किसी वस्तु से 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 100। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे लिखते हैं, n से। 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, 100 इलेक्ट्रॉन दे दे, 50 निकाल ले, कुछ भी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जब भी बात आए मन में तुरंत आना चाहिए माइंड में कि n की बात हो रही। ठीक है, तो n बराबर कितना दे दिया, 100 इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 100। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से लिखते हैं, n बराबर 100 हो गया। E का मान, जब तक सूरज चांद रहेगा E का मान कितना रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, उसके बाद Q, ये तो निकालना है कि Q कितना होगा उस बॉडी पे। फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर Ne। कई लोग को लग रहा होगा प्लस माइनस नहीं लिखे सर, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, नहीं लिखा जाता। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि आवेश प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। अभी देखो मेरे पास एक जादू है, ऑटोमेटिक हम ला देंगे कि चार्ज इस पे प्लस आया था कि माइनस आया था, बस देखते रहो। Q बराबर क्या होता है, Ne। N का मान कितना दिया हुआ, 100। E का मान कितना है, इसका भी हम माइनस को लेकर नहीं चलेंगे, जब भी हम E पुट करेंगे तो प्लस से। ठीक है, यानी सिर्फ नंबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 हो जाएगा, 0 ने 0 को मार दिया, 16 को 10 से गुना करेंगे, क्यों गुना करें यार, 16 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻19 लिख देते हैं। 16 इंटू 1 पावर प्लस 19 पावर माइनस, तो हो जाएगा -18। तो Q का वैल्यू आया 16 गुने 10 पे पावर -18 कूलम। ठीक है, ये चार्ज हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है कि परिमाण के साथ साथ प्रकृति बताइए कि आवेश जो है वो धन आवेश है या ऋण आवेश है। तो जरा अपने माइंड पे जोर डाल के एक बार याद करो कि कल कुछ पढ़ाए थे कि प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है। जब टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे तो वहां पे आपको बताया गया था बाबू कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होती है, निकाल लेंगे तो कमी हो जाएगी, है ना, बढ़ेगा तो है नहीं, किसी से निकाल लेंगे तो उसमें तो कम ही जाएगा ना। मान लो कि एक टोकरी है, उसमें ढेर सारा फल रखा हुआ, ठीक है, उससे 4-5 सेब निकाल लिए तो क्या होगा, उसमें कम जाएगा, है ना, वजन उसका कमेगा ही, क्वांटिटी भी कम जाएगी। तो मान लो कि किसी वस्तु से हम 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस वस्तु पे कैसा आवेश आता है, धन आवेश। ठीक है, तो इस पे कैसा आवेश आ जाएगा, यानी प्रकृति होगा धन, पॉजिटिव, क्योंकि क्या किया हम इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। अगर इलेक्ट्रॉन देते तो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिएगा। अब मान लो कि इसी में हम वस्तु से 10⁻12 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, तब उस वस्तु पर आवेश का परिमाण क्या होगा और आवेश की प्रकृति क्या होगी, मतलब कैसा कितना आवेश आएगा और धन आएगा कि ऋण आएगा, ये आपको बताना है।
चलिए सॉल्यूशन करके दिखाइए ईमानदारी से। बन गया। क्या करा क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु से 10 पे पावर 12 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तब उस वस्तु पर आवेश का परिमाण एवं प्रकृति बताएं। ठीक है, पहले देखेंगे सबसे पहले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है ना, डेटा पहले देखना है। n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर 12। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पे आवेश बोले अभी माइनस नहीं लेके चलना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। मन में सिर्फ सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया, Q निकालना है, Q बराबर वाट। फार्मूला क्या लगाएंगे, Q इज इक्वल टू एन ई, एन का मान 10 पे पावर 12, ई का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना यार, पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 होगा कि नहीं होगा। इस पे कुछ नहीं तो पावर 1, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 में होगा। ठीक है, अब जोड़ घटाव कर लो, 16 गुने 19 और 1 20, 20 में से 12 जाएगा -8, यानी कि Q का वैल्यू आया 16 गुने 10 पे पावर -8 कूलम। इतना चार्ज 16 गुने 10 पे पावर -8 कूलम। अब हमसे क्या पूछा गया, प्रकृति बताइए कि धन होगा कि ऋण। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, यदि किसी वस्तु से इतना इलेक्ट्रॉन निकाल लिए मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है ना। और इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाएगी, अधिकता हो जाएगा तो कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की कमी तो द्रव्यमान में भी कमी, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि द्रव्यमान में भी वृद्धि। किसी पे प्लस चार्ज है तो इसका मतलब है कि उसका द्रव्यमान क्या है, कम है। ठीक है, किसी पे माइनस चार्ज है, इसका अर्थ क्या हुआ, उसका द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है। ठीक है, चलिए तो अभी हम देखें क्या कि इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है और हमसे चार्ज पूछा गया। ठीक है, और क्या हो सकता है इस पे क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन हो सकता है इसमें, ऐसे भी हो सकता है कि यदि किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश है, ठीक है, +1 कूलम आवेश है, तब उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता बताएं। ठीक है, इस बार क्या दिया हुआ कि चार्ज दिया हुआ। ठीक है, एक वस्तु पर 1 कूलम आवेश है, तो बताइए उसमें कितना इलेक्ट्रॉन कम है या कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। किसी वस्तु में कितना इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर कितना इलेक्ट्रॉन ले ले कि उस पर 1 कूलम चार्ज आ जाए। कैसा 1 कूलम, यानी प्लस में आ जाए। बनाइए एक बार अपने से, वीडियो पॉज करके। कमेंट में जरूर बताना आंसर। सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो सबसे पहले यहां पे देखेंगे कि चार्ज कैसा है, प्लस चार्ज। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, पहली होगी आंसर की कमी आएगा, है ना। अभी बता रहे थे कि कमी का मतलब प्लस, प्लस का मतलब कमी। ठीक है, तो एक तो हो गया कि अधिकता तो हो नहीं सकता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगा, एक आंसर तो मिल गया। अब देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन की कमी आएगा, यानी n इज इक्वल टू वाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पूछा गया हमसे। फार्मूला लगा देंगे, q इज इक्वल टू एन ई। q का वैल्यू दिया हुआ है 1 कूलम, q इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 कूलम। n का वैल्यू निकालना है, e का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। n निकालेंगे, n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। पॉइंट घटाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 0.625 इंटू 10 टू द पावर -19, ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट को हटा देंगे, नीचे 1 1 2 3 0 यानी 10 पे पावर 3, यानी 625 गुने 10 पे पावर 19 और 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। देयरफॉर n इज इक्वल टू 625 गुने 10 पे पावर 16। 19 में से 3 जाएगा 16 नहीं बचेगा, 625 गुने 10 पे पावर 16 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकाल लेंगे हम तो उस वस्तु पे 1 कूलम चार्ज आएगा। 1 कूलम चार्ज लाने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। कौन निकालता है यार, निकालेगा?
चलिए लिख लिए हैं n इज इक्वल टू 625 गुने 10 पावर 16 इलेक्ट्रॉन। तो देखो Q दिया हुआ है, n निकालने के लिए सीख गए, n दिया हुआ है, Q निकालने के लिए सीख गए। अब इसी को मास के साथ में रिलेट करके देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें मास भी आ जाए। मास मास क्वेश्चन क्या हो सकता है, थोड़ा से एक सवाल लेते हैं इस तरह से कि A तथा B समान द्रव्यमान का दो गोला है। यदि A पर धन आवेश दिया जाए तथा उतना ही मात्रा में B पर ऋण आवेश दिया जाए, तब क्या होने वाला, ठीक है। तब अब ऑप्शन देख क्या होगा। ऑप्शन ए में मान लो कि ऑप्शन ए कह रहा है कि A तथा B दोनों का द्रव्यमान समान रहेगा, यानी पहले भी समान था, बिना चार्ज दिए हुए दोनों का द्रव्यमान क्या था, समान। एक A है, दूसरा B है, दोनों का मास क्या सेम है। A को क्या दिए हम, प्लस चार्ज दे दिए, B को उतना ही मात्रा में, जितना इसको प्लस दिए उतना ही इसको माइनस दे दिए, ठीक है। तब हमसे ऑप्शन में पूछा गया, तो पहला ऑप्शन है कि A और B का द्रव्यमान समान रहेगा। B में है कि A का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। C में है कि B का द्रव्यमान घट जाएगा। D में है B का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अब ये चार ऑप्शन है और आपको बताना है कि कौन सही होगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। A और B समान द्रव्यमान का दो गोला है। A को धन आवेश दिए, B को ऋण आवेश दिए, और जितना A को धन दिए उतना B को ऋण दिए, तब A और B का द्रव्यमान सेम रहेगा। A का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, B का द्रव्यमान घट जाएगा, B का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके बताइएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। दो गोला है, एक है A, दूसरा है B। दोनों का पहले से मास इक्वल था, बाद में क्या किया, हम A को धन आवेश दिए, B को उतना ही ऋण आवेश दिए। तो पूछा गया कि क्या A और B का द्रव्यमान समान रहेगा। तो देखो, धन आवेश का मतलब क्या होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। किसी वस्तु पे धन आवेश है, इसका अर्थ क्या हुआ कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया। तो A से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। कल बताए थे कि अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उसका मास कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इतना मास उसका क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ तो ढेर सारा धन आवेश है, तो कुछ भी होगा, ठीक है, चाहे छोटा ही धन आवेश क्यों ना हो, बड़ा ही क्यों ना हो अमाउंट में, तो अगर इलेक्ट्रॉन उससे निकाल लिए हैं तो उसका द्रव्यमान तो घट जाएगा, यानी A का द्रव्यमान क्या हुआ, कम। और B में इलेक्ट्रॉन दिए हैं तब ने ऋण आवेश है। ऋण आवेश का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो ऋण आवेश का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो B का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। B का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन और लेते हैं, मास से रिलेटेड ही, जिसमें मास और चार्ज दोनों आए। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि मान लो कि कांच, जब कांच को रेशम से
रगड़ा जाता है तब कांच पर 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश आ जाता है, तब स्थानांतरित द्रव्यमान यानी ट्रांसफर मास का मान क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच पे 6.4 प्लस 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ जाता है, तब स्थानांतरित द्रव्यमान का मान बताइए कि अगर कांच पे इतना आवेश आ जा रहा है तो कितना द्रव्यमान ट्रांसफर हो जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कीजिए। एक बार तो अपने से करना है भाई। हाँ, चलो बन गया है, बन गया। चलिए देखते हैं, आंसर मिलाइएगा। देखो क्या कह रहा है कि कांच को जब हम रेशम से रगड़ते हैं तो कांच पे कितना आवेश आ जाता है 6 पॉइंट। आवेश को किससे लिखते हैं, क्यू से। क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 6.4 इंटू 10⁻⁻19। मान लो ये कांच का छड़ है, ठीक है, इसको हम रेशम का कपड़ा है ये, इससे रगड़ दिए, ये रेशम है, कांच को ला करके दोनों को रगड़े, आपस में इंटरेक्ट किया। ठीक है, तो जैसे ही हम रगड़ते हैं तो कांच पे आवेश आ जाता है 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना आवेश आ गया। तो हमसे पूछा गया कि कितना द्रव्यमान ट्रांसफर हुआ। तो द्रव्यमान हम कैसे फाइंड करेंगे कि कितना मास ट्रांसफर हुआ। तो आंसर है कि अगर हम ये पता कर ले कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं, क्योंकि आवेशित होने के लिए कोई भी वस्तु आवेशित हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। या तो किसी में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा या किसी से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, किसी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही होगी, किसी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही होगी, है ना। तो दोनों में से कुछ हो सकता है। तो एक्चुअल में क्या होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर हम ये पता कर ले कि अगर कांच पे इतना आवेश आया है तो इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, तो हम मास निकाल सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है उतना ही द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 से गुना कर देंगे, 3 जाएगा तो 3 से गुना करते हैं। तो देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, n निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग मास पे पहुंच जाएंगे। तो चूंकि q बराबर या n बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, q बराबर क्या होता है n, तो n निकालना है, e गुना में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा तो q बटा e हो जाएगा। n बराबर q का मान कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁻19, e का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 19 से 19 16 चौक 64, n इज इक्वल टू 4। मतलब कि कांच और रेशम के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन का। इसमें प्लस चार्ज आया, कांच पे कैसा, ये कांच है, कांच पे कैसा चार्ज आ गया प्लस चार्ज आया, इसका मतलब ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, रेशम को, है ना। ले रख ले, तू भी क्या याद रखेगा। ठीक है, कांच अपना 4 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिए, तो कांच का द्रव्यमान तो घट गया होगा क्योंकि वैसे भी प्लस है। लेकिन ये सब हमसे नहीं पूछा गया द्रव्यमान घट गया बढ़ गया, हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि कितना द्रव्यमान ट्रांसफर हुआ। तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता तो इतना मास का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी में चला गया तो उसका इतना द्रव्यमान बढ़ जाएगा और जिससे जाएगा उसका इतना द्रव्यमान घट जाएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, 4। तो टोटल मास इज इक्वल टू 4 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 गुना कर देंगे तो 4 एकम 4, 9 चौक 36 गुना 10⁻⁻31 kg, इतना मास का ट्रांसफर हो गया, है ना। 36.4 गुने 10⁻⁻31 kg। तो देख लिए मास का भी रिलेशन हम लोग समझ गए, n निकालने का तरीका सीख गए, ठीक है, q निकालने का तरीका सीख गए। अब अगला जो है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको जब तक बनाइए, नोट डाउन कर लो।
अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कप में, एनसीईआरटी का सवाल है, एक कप में 250 ग्राम जल है, जल यानी पानी, ठीक है। एक कप में 250 ग्राम जल है, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या बताएं। तो कुल इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या बताएं। ये सवाल है, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सवाल है। कैसे बनेगा सोचो। एक कप में 250 ग्राम जल है और उस जल में यानी कि 250 ग्राम जल में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, टोटल प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, ये निकालना है। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा सोचो। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है n। चलते हैं सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 250 ग्राम जल है। कितना जल है, 250 ग्राम जल। तो सबसे पहले हम जल का आणविक द्रव्यमान देखते हैं कितना होता है, ठीक है। जल का आणविक द्रव्यमान एक्चुअल में केमिस्ट्री से रिलेटेड है, देख लो केमिस्ट्री ही है समझ लो। तो जल का आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भाई। तो जल का जो फॉर्मूला है H2O, जल का सूत्र क्या होता है H2O। H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो भार होता है, आणविक द्रव्यमान होता है वो 1 होता है। ऐसा दो हाइड्रोजन है तो 1 × 2 कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16। तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, यानी जल का आणविक द्रव्यमान कितना मिला 18 ग्राम। अब एक नंबर हम लोग समझे थे, है ना, बेसिक में केमिस्ट्री में सीखे थे, अवोगाड्रो नंबर, सब इस्तेमाल होगा। एवोगाड्रो नंबर क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट आप उठाइए, उसके आणविक द्रव्यमान में जो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, उतने मास में उसमें अणु की जो संख्या है वो अणु की संख्या 6.02 × 10⁻23 के बराबर। चाहे कोई भी एलिमेंट उठा लो, उस एलिमेंट का जो आणविक द्रव्यमान है, जैसे सोडियम, तो सोडियम का शायद 23 हो जाएगा, परमाणु संख्या 11, 22, हाँ 23 के बराबर होगा। तो 23 ग्राम सोडियम में जो अणु की संख्या होगी वो कितना होगा 6.02 × 10⁻23। बस एक मंत्र दे करके चले गए कि तुम इसको पकड़ लो, है ना। कोई भी एलिमेंट उठाओगे उसमें अणु की संख्या इतने होगा। तो अब हम जल की बात कर ले, तो चूंकि 18 ग्राम जल में, क्योंकि जल का आणविक द्रव्यमान कितना है 18 ग्राम, तो 18 ग्राम जल में अणु की जो संख्या है वो अवोगाड्रो नंबर के हिसाब से देखेंगे तो 6.02 × 10⁻23। तो 1 ग्राम जल में कितना हो जाएगा 6.02 × 10⁻23/18। ये 1 ग्राम जल में अणु की संख्या मिल गया। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कितना ग्राम जल है 250 ग्राम जल, तो इसलिए 250 ग्राम में कितना हो जाएगा, है ना, बेसिक है। 18 ग्राम में इतना तो 1 ग्राम में इतना, तो 250 ग्राम में 250 से गुना कर देंगे। 6.02 × 10⁻23/18 × 250। ये जो टोटल मिला है ये अणु की संख्या, बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। अभी क्या निकाले हम, अणु, बढ़ रहे वहां तक आ रहे हैं ना, घबराओ मत। तो अणु की संख्या निकाल ली। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा गया, फिर से चलते हैं। तो चूंकि जल के एक अणु में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये जो है ये कितने के बराबर होता है समझते हैं।
जल का फॉर्मूला H2O, हाइड्रोजन के एक अणु में एक इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा ऐसा दो अणु है तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन के एक अणु में, तो हम लोग को पता है कि जो परमाणु संख्या है वही प्रोटॉन की संख्या, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 8, और 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। यानी कि जल के एक अणु में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 10 इलेक्ट्रॉन। तो दो अणु में कितना होगा 20, 2 × 10 कर देंगे। तीन अणु में 3 × 10 कर देंगे, क्योंकि एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन, तो दो अणु में 2 × 10, तीन अणु में 3 × 10, चार अणु में 4 × 10, तो टोटल अणु कितना है, ये नंबर है मेरे पास। इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा हम क्या करेंगे, टोटल अणु से गुना कर देंगे। 6.02 × 10⁻23 बटा 18 × 250 गुने, ये तो अणु की संख्या मिला, और एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतना अणु में इतना गुने 10 कर देंगे। अब गुना भाग बैठ के कर लेना है, ठीक है, इतना को गुना भाग करेंगे वही आएगा आपका आंसर। पावर वाला को खेल खत्म कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा 6.02 × 25 × 23 और 2 25, 10⁻25 बटा 18, इसको सॉल्व कर लोगे इतना ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सॉल्व, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया। तो आज का क्लास यहीं तक के था, जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में, आज और कल मिला करके चार्ज के बारे में जितना था सारा कुछ पढ़ लिए हैं। चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, कल वाले क्लास में हम लोग देखे थे चार्जिंग मेथड क्या है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, है ना, इस तरह से सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो अब चार्ज से रिलेटेड कुछ भी नहीं बचा है, कुछ बचेगा भी तो आगे देख लेंगे। अब हम लोग अगले क्लास में कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे ना, कि चार्ज, अब तो चार्ज के बारे में पढ़ लिए, अब चार्जों के बीच लगने वाला बल कैसे फाइंड करते हैं, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।